तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। सॉरी, हाँ, आप सभी हमने मतलब जो यूपी एपीओ के लिए और एमपी एडीपीओ की एग्ज़ाम भी होने वाली है, उसके लिए भी रिवीजन क्लास से एविडेंस एक्ट का रिवीजन चल रहा है। इसमें पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 आज देख लेंगे। मतलब आज तीनों पार्ट आज ही कंप्लीट हो जाएंगे हमने। तो चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 जो है इसमें पार्ट जो एविडेंस एक्ट का भाग 2 है। हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु टिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। हम रिवीजन क्लास की सीरीज चला रहे हैं, इसमें यूपीएपीओ के लिए भी और एमपीएडीपीओ के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जुडिशरी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है रिवीजन क्लास, जिसमें हम 70% चीज़ें कवर करवा रहे हैं। बाकी की 30% चीज़ें आपको बेयर एक्ट से देखना होगी, कवर करनी होगी। तो हम ट्रिक के साथ बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं। तो आपको जो है हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है एविडेंस एक्ट का। पार्ट 2 आज हम अभी कर रहे हैं। हाँ, तो भाग 2 में जो है भाग 2 ये सबूत की बात करता है, सबूत के बारे में है भाग 2 में। ठीक है, सबूत के विषय में है भाग 2 में। तो ये जो इसका सेक्शंस है, हमने अभी जो करा था सेक्शंस 55 तक कर लिया था रिलीवेंसी वाले। अब हम 56 से करेंगे। 56 से तो भाग 2 में मतलब 6 चैप्टर दिए हुए हैं, मतलब चैप्टर 6 तक दिया हुआ है, 4 चैप्टर दिए हुए भाग 2 में। तो चैप्टर 2 हमने कर लिया भाग 1 में, अब चैप्टर 3 हम कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 से 6 चैप्टर इसमें 6 तक दिया हुआ है भाग 2 में। सबूत के बारे में दिया हुआ है। सेक्शंस का इसका रेंज है 56 से तो 100 तक दिया हुआ है, 56 से 100 तक। मैं कुछ इंग्लिश को हिंदी मिक्स कर देती हूँ, कहाँ इंग्लिश बोलना है कहाँ हिंदी करना है। चलिए, तो हम भाग मतलब चैप्टर जो है 3 देखते हैं। चैप्टर 3 ये कहता है, इसमें मतलब ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है उनके बारे में चैप्टर 3 कहता है। 3 में 3 ही सेक्शन है, 56, 57 और 58, 3 सेक्शन है। तो चैप्टर 3 ये कह रहा है तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो चैप्टर 3 कहता है। 56 कहता है न्यायिक रूप से अवैक्षणिक तथ्य साबित करना जरूरी नहीं है। तो 56 ये कह रहा है मतलब इनको कोर्ट मानकर चलता है। जो चीज़ें हैं जैसे डेट है, तो आज क्या तारीख है, ये है, तो इसे साबित थोड़ी करना पड़ेगा। समय क्या है ये भी साबित नहीं करना पड़ेगा। हमारा इंडियन फ्लैग है तो इंडियन फ्लैग तिरंगा है, तो तिरंगा को क्या साबित करना पड़ेगा। जो चीज़ें हैं उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं। न्यायिक रूप से नोटिसेबल जो होता है, मतलब जुडिशियल नोटिस करने वाली चीज़ें होती है, उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। 56 कहता है और 57 कहता है वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी, इसमें ये बताता है। और 58 स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। 58 क्या कहता है, भाई जो तथ्य जो है स्वीकार कर लिए गए हैं, जब उन पर कोई विवाद ही नहीं है तो फिर वो उनको साबित करने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। जब कोई विवाद ही नहीं है, कोई इश्यूज ही नहीं है, तो जो स्वीकार कर लिए गए हैं तो उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। 58 है। अब हमारे पास चैप्टर जो है 4 आता है। 4 मौखिक साक्ष्य की बात करता है, ओरल एविडेंस की। तो ओरल एविडेंस का चैप्टर 4 में दिया हुआ है। 59 और 60 2 सेक्शन है इसमें, 59 और 60। तो 59 और 60 ये भी बेस्ट एविडेंस का रूल में ही आता है। एक बेस्ट एविडेंस है, वैसे तो 91 और 92 है, लेकिन ये 59 और 60 भी है। तो 59 और 60 के कहता है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, ओरल एविडेंस। हाँ, 59 तो ये कहता है मौखिक साक्ष्य के द्वारा तथ्य साबित किए जाएंगे। भाई जैसे मैं कोर्ट में जाके गवाही दे रही हूँ, तो मैं जो गवाही दे रही हूँ ना, इसके द्वारा
फैक्ट कोई है उसको साबित किया जा रहा है। तो मौखिक साक्ष्य के द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। और 60 क्या कह रहा है, मौखिक साक्ष्य कैसा होगा उसके बारे में कह रहा है। मतलब मैंने स्वयं देखा, मैंने स्वयं सुना, मैंने स्वयं कहा, मतलब मैंने स्वयं टेस्ट किया किसी चीज़ का, मतलब किसी खाना है, खाकर चख कर देखा इसमें नमक कम है या ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें। मतलब मैंने स्पर्श करके देखा उसे, है ना, वो कैसा था। तो ये सब चीज़ें जो है इंद्रियों के द्वारा स्पर्श करने वाली चीज़ें हैं। तो मैंने स्वयं फील किया उस चीज़ को। तो जो चीज़ें स्वयं फील कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है, खुद की जानकारी में जो चीज़ें हैं वो 60 में आएगा। ठीक है, तो ये 59-60 हो गया हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 5 क्या कहता है, चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कहता है। पहले मौखिक ओरल एविडेंस की बात हो गई, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा। तो चैप्टर 5 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में 61 से 90 तक, 61 to 90 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात बताई गई है, 90 क तक। ठीक है, 90 क तक। तो 61 क्या कहता है, 61, 62, 63, 65 चारों सेक्शन साथ में कनेक्ट कर लीजिए, साथ में लिख लीजिए। ट्रिक, मतलब ये ट्रिक भी बताती जा रही हूँ आपको याद करने के लिए, आसान बनाते हुए चलिए चीज़ों को और इजी तरीके से पढ़िए। और स्ट्रेस में मत मतलब स्ट्रेस मत करिए, खुश होकर के रहिए स्माइल करते रहिए। और पढ़ाई करते टाइम स्ट्रेस नहीं होना चाहिए भाई, आराम से पढ़िए, दिमाग पर प्रेशर मत डालिए। तो 61 कहता है दस्तावेजों के अंतर वस्तु का सबूत, दस्तावेजों के अंतर वस्तु का सबूत 61 बताता है। 62 और 63, 62 क्या बताता है, प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बताता है 62, और 63 सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताता है। तो 61 में तो अंतर वस्तु का सबूत के बारे में बात है। 62 और 63 दो को याद रखना है कि प्राइमरी कहाँ दिया और सेकेंडरी कहाँ दिया है। तो 62 में प्राइमरी दिया है, सेकेंडरी 63 में दिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 65 अवस्थाएं की बात है जिन्हें दस्तावेजों के बारे में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा, ऐसी अवस्थाएं 65 में बताई गई, स्टेजेस, है ना। मतलब ऐसी अवस्थाएं, ऐसी स्थितियां क्या क्या है जिन पर सेकेंडरी एविडेंस देने की ज़रूरत होती है, तो वो 65 में बताई गई है। हाँ, 65A 65B दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पे स्टार लगा लीजिए, आता रहता है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात करता है 65A और 65B। 65A क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान। और 65B क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, मतलब साबित इसमें किया जाएगा। 65A तो बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के भी संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए 65A में, और उसे साबित करना होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी के बारे में बात है तो साबित 65B में होगा, है ना। मतलब अंतर वस्तु जो है ना 65B के अनुसार साबित की जा सकेगी। अब आता है 66 पेश करने की सूचना के बारे में नियम, नोटिस टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस करने का जो नोटिस होती है उसके बारे में रूल क्या है, वो 66 बताता है, कैसे पेश की जाएगी, मतलब, है ना, क्या रूल है, मतलब किस तरह से पेश किए जाएंगे उसके बारे में 66 बताता है, नोटिस देने के बारे में। 67A 67 और 67A और 68 साथ में लिख लीजिए। तो 67 तो सिग्नेचर को साबित करने की बात करता है, और 67A भी सिग्नेचर के ही बारे में है। तो 67 उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या हस्तलेख साबित किया जाना जिसने उसे हस्ताक्षरित किया था या लिखा था या ठीक है, मतलब या खुद, मतलब उसने खुद ने हस्ताक्षर किया था या उसने लिखा था, उस हस्ताक्षर या हस्तलेख को साबित करने की बात, इसमें हस्ताक्षर को साबित, सिग्नेचर को साबित करने की बात 67 में है, 67 में है। और 67A इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होता है उसका क्या सबूत होगा उसके बारे में 67A बताता है। जो ए वाले सेक्शन आते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ही होते हैं। और 68 ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। तो यहाँ पर लॉ रिक्वायरमेंट करती है किस चीज़ की, 68 में, 68 में
मतलब ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना, मतलब इसमें लॉ रिक्वायर्ड कर रही है उसको अनुप्रमाणित होने के बाद सर्ट है ना, जो वो होता है अटेस्टेशन होता है जो उसके बारे में अनुप्रमाणित होने के बारे में लॉ रिक्वायरमेंट करती है, अपेक्षा करती है उससे। तो ऐसी दस्तावेज का निष्पादन साबित करने के बारे में 68 बताता है। अटेस्टेट जो होता है, अटेस्टेट होता है ना, वो 68 में होता है। ये ट्रिक है, मैं मतलब कोई चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ, बताती हूँ रिलेट करके, तो वो आप कैच करिए मेरे वर्ड्स को, क्योंकि मैं कई बार मैं भूल जाती हूँ बताना, तो वो आप कैच करते चलिए। 73 आया हुआ है क्वेश्चन 73 पे, ये भी इम्पोर्टेंट है तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। 73 ए साथ में कनेक्ट कर लीजिए, फिर 74 और 75 दो को साथ में, तो जो एक जैसे सेक्शन है उनको साथ में कनेक्ट कर लीजिए तो याद करने में आसानी हो जाती है। तो 73 क्या कहता है, हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से कर की जाएगी, है ना। मतलब कोई सिग्नेचर किया है, कोई चीज़ लिखी है और कोई मुद्रा है, कोई लेख है, कोई मतलब कोई सील वगैरह है जो है, मतलब उनकी तुलना अन्य किसी से करनी है। सिग्नेचर का मिलान वगैरह का किया जाता है कि मतलब इसी व्यक्ति ने सिग्नेचर किया है या इसके सिग्नेचर से मिलता है कि नहीं इसका सिग्नेचर जो लिखा हुआ है उससे। तो ये मिलान कौन करता है, कोर्ट करता है, न्यायालय करता है, ठीक है। न्यायालय स्वयं करेगा, इसमें स्वयं न्यायालय करता है। ये क्वेश्चन आया था बिहार एपीओ की एग्जाम हुई थी 2021 में, उसमें आया था ये 73 सेक्शन पूछा गया था, कौन करता है मिलान, तो ये कोर्ट करता है। 73 ए क्या कहता है, अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत की बात करता है। अब ये वही इलेक्ट्रॉनिक की बात हो गई, अंकीय हस्ताक्षर का भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हो गया है 2008 से, अंकीय की जगह इलेक्ट्रॉनिक हो गया है 2008 से। 73 ए में अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत की बात करता है ये। 74 और 75, 74 मतलब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट, 74 के लोक दस्तावेज और 75 में प्राइवेट दस्तावेज। तो आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, 74 को तो आप लोक दस्तावेज से याद कर लीजिए और प्राइवेट को 25 को, मतलब जो 75 है 75 को प्राइवेट से याद कर लीजिए। 75 से प्राइवेट हो गया, प्राइवेट दस्तावेज 75 में दिया गया है, 74 में लोक दस्तावेज दिया गया है। क्योंकि पब्लिक अगर याद करेंगे तो 74 से मिलान नहीं होगा, प्राइवेट को 75 से मिलान कर दीजिए। इसके बाद आता है 76, 77, 78, 76, 77, 78, तो ये एक जैसी सेक्शन है, तीनों को साथ में लिख लीजिए। 76 सर्टिफाइड कॉपी की बात करता है, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उनकी सर्टिफाइड कॉपीज की बात करता है। 76 सर्टिफाइड कॉपी तो है लेकिन किसकी, पब्लिक की, पब्लिक डॉक्यूमेंट उसकी सर्टिफाइड कॉपी की बात है। तो प्रमाणित प्रति यह के बारे में है। तो 77 क्या है, प्रमाणित प्रतियों के पेश करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत। अब 77 में मान लो, अब मैं कैसे याद करना है, 76 में तो सर्टिफाइड कॉपी हम निकलवाते हैं कोर्ट से और 77 में पेश करना है किसी और कोर्ट में, तो ये पेश करने का सबूत क्या होगा वो 77 में बताया गया है। 78 अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत 78 बताता है। अब आता है तो 76 जरूर इस पर स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इम्पोर्टेंट है। अब उपधारणाओं के बारे में आती है सेक्शंस, उपधारणाओं वाला इसमें आता है क्लॉज। तो 79 से 90 ए तक, 79 से 90 ए तक ये हमारा लास्ट वाला चल रहा है, मतलब पार्ट 2। तो 79 से 90 क तक जो है उपधारणाओं के बारे में है। तो इसमें विधि की जो खंडनीय उपधारणा होती है, खंडनीय तो शैल और मैं दोनों तरह की होती है। तो 79 से 85 सी तक विधि की उपधारणाएं है जो कि खंडनीय उपधारणाएं हैं, ठीक है। शैल प्रिज्यूम है ये, है ना। 79 से 85 सी तक जो है ला की प्रिजम्पशन से, शैल प्रिजम्पशन से। और 79 क्या बताता है, 79 जेन्युइननेस के बारे में बात करता है। 79 जेन्युइननेस के बारे में बात करता है, प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा की जो है बात करता है 79।
अब भाई सर्टिफाइड कॉपी जो है उसके बारे में ये अवधारणा की जाती है कि वो असली है, क्योंकि सर्टिफाई की गई है उसे, ठीक है, उसके बारे में अवधारणा की जाती है कि वो असली है। 80 साक्ष्य के, ये मतलब सेल्फ प्रिज्यूम चल रहा है। 79, 80, 81, 83, 84, चारों सेक्शंस को, मतलब पांचों सेक्शंस को साथ में लिख लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि चारों जो है सेल्फ प्रिज्यूम्स के बारे में बात करता है। साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में अवधारणा, तो वही असली होगी, ये अवधारणा की जाएगी 80 में भी, ये सेल्फ प्रिज्यूम से है ना। और 81 राजपत्रों, समाचार पत्रों आदि के बारे में अवधारणा 81 करता है। राजपत्रों, समाचार पत्रों आदि के बारे में जो अवधारणा होती है वो 81 में होती है। 83 सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में अवधारणा, अथॉरिटी किसकी है? गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की अथॉरिटी में मैप्स प्लान्स जो बनाए गए हैं उनके बारे में अवधारणा है 83 में। 84 वीडियो के संग्रह और विनिश्चय की रिपोर्ट के बारे में, 84, तो ये भी सेल्फ प्रिज्यूम से, मतलब विधि की अवधारणा है। वीडियो के संग्रह और विनिश्चय की रिपोर्टों के बारे में 84 बताता है। उसके बाद आते हैं 85, 85A, साथ में लिख लीजिए दोनों को, 85, 85 क, 85, 85 क से याद करना है इसको, ए से नहीं, क से याद करना है, ठीक है। तो 85 क्या कहता है? 85 मुख्तारनामों के बारे में अवधारणा की बात करता है ना। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बात करता है। 85 पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बात करता है, मुख्तारनामों के बारे में अवधारणा की बात करता है। तो ये भी लॉ की प्रिजम्पशन से, सेल्फ प्रिजम्पशन से, ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम्स, सेल्फ प्रिज्यूम्स है ये। 85 का जो है, 85 का, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करार, क से हो गया करार, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा क में होती है, 85 क में। तो 85 में तो पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, 85 क में इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा हो गई। अब 85B, अब इनको बी से नहीं, हम ख से याद करेंगे इसको, 85 ख और 85C, 85 को सी से याद करें, मतलब 85C को सी से याद करेंगे, इसको मतलब ग से याद नहीं करेंगे। और 85B को हम ख से याद करेंगे, मतलब हिंदी में याद करेंगे। किसी को हिंदी में याद करने की ज़रूरत है तो हिंदी में, मतलब क्योंकि रिलेट करना है ना सेक्शंस को हमको, तो याद करने के लिए, इजी बनाने के लिए ट्रिक है ये। तो 85B नहीं कहना है, हमें हिंदी में करना है ख। तो ये क्या? शेल प्रिज्यूम है, ये भी शेल प्रिज्यूम की बात करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षर, क्योंकि जो ABCD जो ऐसे आते हैं ना सब सेक्शन, मतलब जैसे 85 है तो यहाँ तो वो आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जो ए से सेक्शन लग जाती है ना, साथ में A लग जाता है, B या C लग जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है जनरली सेक्शंस में। तो ए में इलेक्ट्रॉनिक जो है करार के बारे में था। 85 ख जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षर के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और ख से, मतलब अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षर के बारे में 85 ख में। 85C से इसको याद करना पड़ेगा हमें, सर्टिफिकेट के बारे में है। अब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र दिया जाता है सर्टिफिकेट होता है, C से सर्टिफिकेट हो गया है ना। 85 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सर्टिफिकेट की बात C करता है, 85C। अब 87 और 88A दोनों सेक्शंस को साथ में कर लीजिए, ये मैं प्रिज्यूम की बात करते हैं, ठीक है। 87 और 88, 88A ये मैं प्रिज्यूम की बात करते हैं, 87 और 88A पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में बात करता है, मतलब बुक्स, मैप्स, प्लान्स, 87। 88 है इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में, मैसेज के बारे में, 88 का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में, संदेश के बारे में बात करता है 88 का। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो प्रिजम्पशंस वाला है ना, सब पे स्टार लगा ली, सब इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, खास करके ये ए वाले जो होते हैं ये पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और अब भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये जरूर याद करिएगा क्योंकि पूछे जा सकते हैं।
शेल प्रिज्यूम किस में दिया गया है और मे प्रिज्यूम किस में दिया गया है। आता रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। अब आता है 89, 79, 89, 79, 89 दोनों शेल प्रिज्यूम की बात करता है। 89 क्या कहता है, पेश न की गई दस्तावेजों के बारे सम्यक निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा की जाइए कि वो सम्यक तरीके से निष्पादन हुआ, अच्छी तरह से उसका एग्जीक्यूशन हुआ है। जो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए ना, उसके बारे में ये अवधारणा की जाइए कि भाई वो सही तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है, उनका निष्पादन सही तरीके से हुआ है। तो 89 ये कहता है, ये भी शेल प्रिज्यूम से, ठीक है। 90 और 90 का, 90 और 90 का दोनों को साथ में लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और अब समापन की ओर जा रहे हैं, उसके पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमेशा मैं यही बात कहती हूँ और आज भी यही कहूँगी, लेकिन आप हमेशा सुनते हैं लेकिन बात मेरी मानते नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ने से मतलब है, आपको अपना फ़ायदा लेने से मतलब है। और अगर आपको बुरा लग रहा है मेरी बातों का तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे आई एम वेरी सॉरी। पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वाकई हेल्पफुल लगा है, आपकी अगर आपकी हेल्प हो रही है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इसे पढ़ करके, मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ जो ट्रिक से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए हम देखते हैं अब 90 और 90 का। 90 का है 90 में 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अवधारणा की बात है। ये मे प्रिज्यूम से, ठीक है, मे प्रिज्यूम है। मे प्रिज्यूम कितनी सेक्शंस में, जो मे प्रिज्यूम से है ना, शेल प्रिज्यूम तो 10 धाराएं हैं शेल प्रिज्यूम्सन्स की जो सेक्शंस है वो टोटल 10 सेक्शंस दी गई है सेल प्रिज्यूम्सन्स में। और इसमें चार सेक्शंस में प्रिज्यूम की है। कौन कौन सी है, 87, 87, 88 ए, 90 और 90 ए। तो ये 4 सेक्शंस जो है ये मे प्रिज्यूम की है, बाकी सब शेल प्रिज्यूम की है। तो 10 सेक्शन जो है वो शेल प्रिज्यूम की है। तो 90 में 30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में अवधारणा की बात है 90 में, तो ये मे प्रिज्यूम से है। 90 5 वर्ष पुरानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात है 90 ए में। 5 वर्ष पुराना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कितना पुराना, 5 वर्ष पुराना। और जो 30 वर्ष पुराना डॉक्यूमेंट है, 30 वर्ष पुराना डॉक्यूमेंट कितना, 30 वर्ष पुराना है। तो ये मे प्रिज्यूम से, ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए इस पर, 2 स्टार लगा लीजिए दोनों सेक्शंस पर, 90 और 90 का पे, ठीक है। तो ये था हमारा जो भाग 2 कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक और चैप्टर बचा है हमारे पास, सॉरी, चैप्टर 6 हमारा बचा है अभी भाग 2 में। चैप्टर 6 100 से मतलब सॉरी 91 से 100 तक दिया हुआ है, तो हम ये और देख लेते हैं 91 से 100 तक कौन कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 तो ये कहता है, मतलब हमने चैप्टर 4 में पढ़ा मौखिक साक्ष्य, 5 में दस्तावेजी के बारे में पढ़ा। अब ये 6 यूँ कह रहा है दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का नियम इसमें दिया हुआ है, मतलब बेस्ट एविडेंस का रूल इसमें दिया हुआ है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है तो डॉक्यूमेंट को बेस्ट एविडेंस माना जाता है बजाय मौखिक साक्ष्य की, क्योंकि मौखिक बदला जा सकता है, सीखा सिखाया हो सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो तो बदला नहीं जा सकता। इसलिए जब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो मौखिक साक्ष्य रोक दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा। मतलब दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले अगर हमारे पास एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है तो भाई मौखिक को बाद में देखा जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं, रोक दो भाई उसे, ठीक है। 91 और 100, 91 और 92 दोनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए, दोनों में बेस्ट एविडेंस का रूल है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बेस्ट एविडेंस का रूल कौन सी सेक्शन में दिया हुआ है, सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, 91 और 92 में दिया हुआ है। तो 91 कहता है दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदा
सॉरी। हाँ, तो जो है ना 91 हो गया। 92 मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, मौखिक साक्ष्य के करार का अपवर्जन 92 में होता है। मतलब जो ओरल में कोई करार किया गया, एग्रीमेंट किया गया, तो उसका साक्ष्य नहीं देने दिया जाएगा। मतलब कोई एग्रीमेंट ओरल में हुआ, भाई लिखा ही नहीं उसके बारे में, तो उसका साक्ष्य नहीं देने दिया जाएगा। ये बात करता है 92। अब 93, 94 दोनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। ये संदिग्धता वाली जो बात है, एम्बिग्यूटी की बात करता है सेक्शन 93 और 94। ये कौन सी वाली एम्बिग्यूटी की बात करता है? पेटेंट एम्बिग्यूटी की बात है दोनों में। मतलब स्पष्ट संदिग्धता, मतलब देखने से ही कोई डॉक्यूमेंट की संदिग्धता, एम्बिग्यूटी पता चल रही है, उसके बारे में स्पष्ट संदिग्धता है। तो संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या संशोधन करने का साक्ष्य का अपवर्जन कर दिया जाएगा 93। मतलब देखते ही पता चल रही है कि संदिग्धार्थ है, इसका एम्बिग्यूटी दिख रही है, तो उसका अपवर्जन कर दिया जाएगा, साक्ष्य नहीं देने दिया जाएगा 93। 94 दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और विद्यमान तथ्यों को ठीक ठाक लागू होती हो, तब उसके विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन, मतलब उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा। कि ये नहीं कहने दिया जाएगा कि भाई इसका अर्थ जो है हमें मीनिंग से स्पष्ट करना है, क्लियर करना है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कहने दिया जाएगा। अगर ठीक ठाक भाषा ठीक ठाक है और ठीक ठाक विद्यमान तथ्यों को लागू हो रही है, तो उसके अगेंस्ट जो है साक्ष्य का अपवर्जन कर दिया जाएगा 94 में। 95, 96, 97 और 98 तक जो है ना अप्रत्यक्ष, मतलब अभी हमने पेटेंट एम्बिग्यूटी पढ़ी थी 93, 94 में प्रत्यक्ष संदिग्धता, मतलब देखने से स्पष्ट हो रहा है, और अप्रत्यक्ष संदिग्धता आएगी अब 95 से तो 98 तक, मतलब लेटेंट एम्बिग्यूटी, मतलब अप्रत्यक्ष संदिग्धता। तो इसमें क्या है, 95 कहता है अर्थ